हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे लिखें कहानी। यह टॉपिक अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में शामिल किया गया है, जो कि केबीएस पीजीटी के सिलेबस में भी शामिल है। और जब आप 12वीं की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको पढ़ना है। तो इसी तरीके से हमने कविता नाटक पर विचार कर लिया है। आज बात करेंगे कि कहानी कैसे लिखें। आमतौर पर जब भी कहानी की बात की जाती है तो उसमें कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है, या फिर कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, वो हमारे दिमाग में आता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम तो देखेंगे ही कि कहानी लिखें कैसे, या फिर परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड सवाल आए तो उसको कैसे हल करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम कहानी के संदर्भ में बहुत सारे तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है। जब एनसीईआरटी की किताब आप देखेंगे तो सबसे पहले कृष्णा सोबती का एक कोटेशन दिया गया है कि कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की। नानी की मुहर इस पर है, इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। जब भी कहानी की बात आती है तो दादी और नानी का जिक्र जरूर इसमें होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्णा सोबती ने भी अपने कथन के तौर पर शामिल किया है। इनके अनुसार है कि कहानी सबकी है, चाहे वो कहने वालों की हो चाहे सुनने वालों की हो, सबकी है। एक तरीके से समूचा परिवार इसमें शामिल होता है। आगे बात करें तो कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बात करना जरूरी है। सबसे पहला सवाल जो आता है वो है, कहानी क्या है। अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। यानी कहानी को भी अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर मोटे तौर पर देखें तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। तो ये परिभाषा आपको तो ध्यान में रखना ही है। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला रखना है कि किसी घटना का जिक्र हो कहानी में, पात्र या समस्याओं का जिक्र हो, और परिवेश हो, उसमें द्वंदात्मकता भी हो, ठीक है, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष हो, जिसको कि क्लाइमेक्स कहा जाता है। तो ये कुल 7 पॉइंट हैं। वैसे जब आप पढ़ेंगे कहानी के तत्वों को लेकर तो कथानक, पात्र, संवाद योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, इन 6 तत्वों के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन एनसीईआरटी की किताब से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन शब्दों से भी आपको परिचित होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये शब्द वहां पर परीक्षा प्रश्न पत्र में आए तो आपको दिक्कत हो सकती है कि हमने तो सामान्य तौर से अलग अलग आलोचनात्मक किताबों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर शब्द कुछ अलग अलग है। तो ये सातों बिंदुओं को ध्यान में रखिए: घटना, पात्र, समस्या, परिवेश, द्वंदात्मकता, कथा का क्रमिक विकास और चरमोत्कर्ष। आगे बात करें तो वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला कहता है, कहानी न सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। आमतौर पर ये व्यवहारिक जीवन में आपने भी देखा होगा। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा, अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरे की सुनना चाहते हैं। और आप अगर मुझसे भी जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में भी कई बार आपको कहानी सुनाने का मौका मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर पठन पाठन के माध्यम से हम लोग कई विधाओं में बात करते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि ये कौन सी विधा है। कुछ लोग उसको संस्मरण कर देते हैं, कुछ लोग कहानी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति घुमा फिरा कर बात कहे तो एक तरीके से वो कहानी को रचता है। और कहानी की खूबसूरती ये है कि सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों इसमें कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं।
हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। यह दूसरी बात है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं करते। यानी कि कुछ लोग अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त कर देते हैं और कुछ लोग उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बस अपने मन में रखे रहते हैं। जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। तो इसको ध्यान में रखना है, कहानी का जो संबंध है वो मानव स्वभाव और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास पुराना है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कहानी की इतिहास के संदर्भ में। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। कहानी में बिना कल्पना के कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि मनुष्य ही कहानी को कहता है और सुनता है और सुनाता है, तो उसके अंदर एक गुण है कल्पना। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का मिश्रण भी होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता जो उसे प्रिय है। ये भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि मनुष्य वही सुनना चाहता है जो कि इसको प्रिय है, जिसमें कि उसकी बड़ाई की जाती रही हो। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। तो राजस्थान के जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको एक बार जरूर अपने उस परंपरा की तरफ मुड़ कर देखना चाहिए कि यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो कितनी सही है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसा हमने कहा कि कहानी में कल्पना का मिश्रण होता है, समावेश होता है, और इस कल्पना के माध्यम से कहानीकार नायक के गुणों का बखान करता है। और कहानी जो है मौखिक रूप से भी देश में मौजूद रही है, बाद में वो लिखित रूप में रही है। जैसे कि कविता के मामले में हमने कहा था कि पहले वो वाचिक कविता थी, बाद में लिखित कविता में कन्वर्ट हो गई। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इतनी भी थी कि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। जिस संचार की बात हम कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेट को भी हमने प्रस्तुत किया था अभिव्यक्ति और माध्यम को आधार बनाते हुए। तो अगर प्राचीन काल के मौखिक कहानियों की बात करें तो वो किसी भी बड़े संचार से कम नहीं थे। एक तरीके से संचार का माध्यम ही थी कहानियां। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद है। इस तरह आदिकाल में भी कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया जो आगे चलकर और विकसित होता रहा। अगर हम बात करें कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो वो है कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। मान लीजिए सीधा सीधा यहीं से सवाल पूछ लिया जाए कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? कथानक, संवाद, परिस्थिति और चरित्र। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि ये कथानक होता है। अब सवाल उठता है कि कथानक है क्या? कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो, वो कथानक होता है। सामान्य तौर पर आप सारी चीजों को जानते हैं। बचपन के कक्षाओं में, खासतौर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी कहानी वाला पत्र लगा रहा होगा, आपने बहुत उसमें अच्छा अंक हासिल किया होगा। लेकिन ये क्योंकि केबीएस परीक्षा परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा परीक्षा होती है, अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात करें तो एक एक तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी कथानक की बात की जाएगी तो कथानक में जुड़ा होता है प्रारंभ, मध्य और अंत। तीन चीजें जुड़ी रहती हैं और उसमें घटनाओं और पात्रों का उल्लेख। अब उदाहरण दिया गया कि प्रेमचंद की कहानी अगर कफन को लिया जाए तो कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है। आपने कफन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि आप लोगों ने पेजों को गिना होगा कि कितने पेज हैं उसमें। तो 10-12 पृष्ठों की कहानी है। इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता था, लेकिन घिसु और माधव के माध्यम से, घिसु, माधव और बुधिया के माध्यम से ये कहानी 10-12 पृष्ठों तक पहुंच गई और पूरा बताया गया कि घिसु और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया माधव की पत्नी है,
ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहानी ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो घीसू और में माधव में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिए कि बुधिया माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है और कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भून कर खाने की तैयारी में। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे तथ्य दिए गए हैं, पात्रों का, परिस्थिति का, और वो क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको। अब सवाल पूछा जा सकता है कि कफन कहानी में घीसू और माधव किस टाइप का आलू खा रहे थे। मतलब कच्चा आलू खा रहे थे, या फिर उबाल कर खा रहे थे, या फिर भून कर खा रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि आजकल इसी टाइप से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। अब रटंत वाला सवाल कम आ रहे हैं अपेक्षाकृत। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आलू भून कर खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। प्रसव पीड़ा को जरूर ध्यान में रखिए। दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं है। गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं और जमींदार पैसे दे देता है। कहानी जब आप पढ़े होंगे तो 5 पैसे शायद या 5 रुपए देता है। गांव के दूसरे लोग भी पैसे देते हैं। घिसू माधव दोनों कफन खरीदने बाजार जाते हैं। कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते हैं और मदिरालय में गिर पड़ते हैं। तो देखिए, ये कफन कहानी जो नहीं पढ़ा होगा वो पूरा परिचित हो गया होगा कि आखिरकार कफन कहानी में है क्या। लेकिन इसी चीज को बताने के लिए प्रेमचंद ने 10 से 12 पृष्ठ बनाए हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये कथानक हो गया। सही मायने में कहा जाए तो कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। जैसे घर का नक्शा होता है, उसी टाइप से कथानक जो है कहानी का शुरुआती नक्शा माना जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए आप, ये सब एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है और कभी कथानक का एक सूत्र आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकर्षित करता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। ये बहुत बड़ी बात कथानक के बारे में कही जा रही है कि कथानक का जो संबंध है वो कहानीकार के अनुभव और कल्पना पर आधारित है। कभी कभी कहानीकार पूरा कथानक को समझता है और कभी कभी उसके एक सूत्र को देख लेता है, उस एक छोटे से प्रसंग को उठा लेता है और कहानी को लिख देता है, उसका विस्तार देना शुरू कर देता है। विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि कहानी को विस्तार देने का काम किसके माध्यम से किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कल्पना के आधार पर किया जाता है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। ऑप्शन में हो सकता है कि कल्पना के साथ साथ कोरी कल्पना, फैंटेसी इत्यादि को भी विकल्प में रख दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कहानीकार की कल्पना होती है वो कोरी कल्पना नहीं होती है, उसमें कोई न कोई सच्चाई भी होती है। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र कहाँ से मिलता है लेखक को? यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है। देखिए, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, परिवेश, पात्र और समस्या। सवाल पूछा जा सकता है कि कहानीकार किसके माध्यम से कहानी को विस्तार देता है या फिर कल्पना को आगे बढ़ाता है। तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखना है, परिवेश, पात्र और समस्या। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार व्यक्त करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी किताब में उदाहरण दिया गया है अस्पताल और मरीज का, कि लेखक अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। जानकारी मिली कि यह मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार आ रहा है, पर अभी तक उसे यह मौका नहीं मिल सका कि डॉक्टर को दिखा सके। इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहां की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी। ठीक है। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल इत्यादि जाइए तो अगर कोई बहुत गंभीरता से देख रहा है तो मानकर चलिए कि उसके अंदर कहीं न कहीं कहानी का गुण आ रहा है, वो कहानी लिख सकता है। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी तय करेगा। हॉस्पिटल के वातावरण को देखते हुए, गतिविधियों को देखते हुए वो अपना उद्देश्य तय करेगा।
क्या वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है या केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा? या क्या वह इस मानवीय त्रासदी को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर कथानक तैयार करेगा? ये सब कहानीकार के ऊपर निर्भर है। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत यानी कथानक का पूरा स्वरूप होता है। प्रारंभ, मध्य और अंत। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कथानक क्रम बताइए। तो पहले प्रारंभ, मध्य, अंत, फिर कई बार मध्य, अंत, प्रारंभ, इस टाइप से 4 ऑप्शन बना देगा घुमा-फिरा कर। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही वाला क्रम सही है, पहले प्रारंभ, मध्य, फिर अंत। ये कथानक का पूरा स्वरूप निर्धारित करता है, पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है बल्कि उसमें द्वंद के तत्व भी होते हैं, जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। पढ़ने के लिए आप लोगों ने कई किताबों को पढ़ा होगा, कहानी पर रिसर्च भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कहानी को रोचक बनाने वाले जो तत्व हैं, वो द्वंद के तत्व हैं। अगर कहानी में द्वंद नहीं रहेगा, सीधा सपाट कहानी रहेगी, तो फिर उसको पढ़ने का कोई आनंद नहीं। इसीलिए कुछ कहानियाँ हैं जो कि कालजयी हो गई, जैसे उसने कहा था, ठीक है? और भी जो भी द्वंदात्मक कहानियाँ हैं, वो इंटरेस्टिंग रही। तो कहानी को रोचक बनाने वाले जो तत्व हैं, वो हैं द्वंद। द्वंद के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में यह बाधा उत्पन्न करते हैं। यह बाधा समाप्त हो गई, तो आगे कौन-सी बाधा आ सकती है या क्या हो सकता है? एक बाधा के समाप्त हो जाने या किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए। कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। ये इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि कहानी में भी नाटकीयता होनी चाहिए। नाटकीयता के साथ कहानी का अंत होना चाहिए। अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद के कारण ही बनी रह पाएगी, जिसकी चर्चा मैं बार-बार कर रहा हूँ। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है, तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, कार्य व्यापार और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएँ आदि का जानना आवश्यक है। बिना जाने लेखक कहानी को नहीं लिख सकता। ठीक है? इन घटनाओं को जानने के बाद थोड़ा-सा कल्पना का सहारा लेते हुए और द्वंद को ध्यान में रखते हुए आगे वो कहानी लिखना शुरू कर देगा। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है, तो उसमें इन सभी जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है, जिसका कि मैंने ज़िक्र किया कि वो परिवेश को देखे, लोगों को देखे, कार्य व्यापार को देखे, आपसी संबंध को देखे और रोज़ घटने वाली घटनाओं को भी ध्यान में रखे। देश काल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों के ऊपर विचार करना चाहिए। मतलब देश काल पर विचार कर लिए, स्थान पर विचार कर लिए, परिवेश पर विचार कर लिए। चौथा है पात्रों पर विचार करना। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतना ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। ये बड़ी बात कही जा रही है। अगर पात्रों का स्वरूप ही क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो फिर न उसका चरित्र चित्रण ठीक से हो पाएगा, न उसका संवाद ठीक से लिखा पाएगा। इसलिए क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। कौन से पात्र की किस-किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी कहानीकार को पता होना चाहिए। सही मायने में कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। इसीलिए जब आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद से जुड़े हुए हैं उनके कहानी के पात्र या फिर जो भी उपन्यास के पात्र हैं। तो निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है, आदि आदि। पर यह तरीका प्रभावहीन और बहुत आउटडेटेड है। देखिए यहाँ पर चरित्र का
बखान किया जा रहा है, लेकिन अगर इस टाइप से किया जाएगा जैसा अभी हमने बताया मुरलीधर का उदाहरण देते हुए, तो ये प्रभावहीन और आउटडेटेड है, मतलब पुराना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहानी का जो चरित्र चित्रण होना चाहिए, कहानी में जो भी चरित्र है वो प्रभावशाली होने चाहिए। यानी पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए एक बार फिर से मुरलीधर का ही उदाहरण दिया गया है कि मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो अपनी शाल उसे दे दी। या मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा कराने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा करा दी। मतलब यह है कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चित्रण होता है। दूसरे पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे राजीव अपने और मुरलीधर के मित्र प्रयाग से कह रहा है, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चले। ठीक है, आगे और बात करें तो पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों के अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। मान लीजिए एक आदमी जंगल में जाकर खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींचता है, निश्चित रूप से यह साहसी आदमी होगा। एक आदमी वेश्यावृत्ति कराता है, झूठ बोलता है, दलाली करता है, कर्ज वापस नहीं करता, ऐसे आदमी का अपना अलग स्वरूप बनेगा। तो पात्रों का जो चरित्र चित्रण होता है उनके अभिरुचियों के माध्यम से होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि पात्रों का चरित्र चित्रण किस पर निर्भर है? अभिरुचि के ऊपर। तो ध्यान में रखिए, कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। शुरू में ये सारी चीजों को बता दिया गया है, यहाँ पर भी इस वाक्य को ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी की खास विशेषता ये होती है कि उसके एक वाक्य को भी उठाकर सवाल बना दिया जा सकता है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को पात्र को स्थापित करता है। संवाद ही कहानी के पात्र को स्थापित करता है, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो संवाद का क्या रोल है उसको आप समझ रहे हो। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार द्वारा होती हुई नहीं दिखा सकता, जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय यह अवश्य ध्यान में रहना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल व उसके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद के मामले में ये बात बताई जा रही है कि संवाद ये नहीं है कि पात्र का स्वभाव और उस पृष्ठभूमि उससे नहीं मिल रही है। ठीक है, अब मुझे याद है कि हमारे क्लास में एक बार गोदान एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, जेएनयू की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर हमारे एक मित्र जो कि हैंडसम थे, उनको उन्होंने होरी बोल दिया। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने अपने को चेंज किया, बोला नहीं ये होरी टाइप नहीं लग रहे हैं, ये मेहता है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो भी पात्र होते हैं उनका स्वभाव होता है। होरी है तो वो धोती कुर्ता, फटा हुआ कपड़ा या फिर नॉर्मली कमर झुकी हुई या फिर हाथ जोड़कर हमेशा बात करने वाला विनम्रता उसमें रहेगी, उस टाइप की। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? किसान परिवार से हो। तो जो भी संवाद रहेंगे वो इन इन चीजों को ध्यान में रखकर लिखे जाएंगे। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है, यानी कि अब पता ही नहीं चले कि ये किसने लिखा है। स्वयं पात्र इस संवाद को बोलने लगते हैं। उदाहरण के लिए किसी मजदूर के संवाद से ऐसे होना चाहिए कि केवल संवाद सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है, आदमी क्या करता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आदि आदि। मतलब कि ऐसे संवाद को प्रस्तुत किया जाए कि वहां पर जो भी दर्शक हैं या फिर जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, वो लेखक को भूल जाएं और लगे कि ये खुद जो है पात्र बोल रहा है। इसीलिए परीक्षाओं में तो कथन पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है, होरी का, जबकि सारी चीजें लिखे हैं प्रेमचंद, चाहे होरी का हो, धनिया का हो, मेहता मालती का हो। ठीक है, मैं वहां पर उपन्यास का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन उपन्यास और कहानी जो कि कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। इसी तरीके से आप अगर दो बैलों की कथा पढ़े, नमक का दारोगा पढ़े, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, आगे बात करें तो संवाद होने कैसे चाहिए? संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए।
ये नहीं कि संवाद खूब बड़े-बड़े हैं और पात्र के अनुकूल नहीं है और उनका उद्देश्य भी क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर भले हम कहानी के 6 तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने कहानी वाले पेपर में बहुत अच्छा नंबर पा चुके हों, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि संवाद के बारे में कौन-सी बात सही नहीं है या फिर असत्य है। ध्यान में रखना है कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में ढोल आ जाता है। जैसे नाटक पर बातचीत करते हुए हमने स्कंदगुप्त का एक कथन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। तो छोटा सा वाक्य लेकिन पूरा इसमें फिलॉसफी छिपी हुई है। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष यानी कि क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। तो कथानक के अनुसार कहानी में क्लाइमेक्स भी होना चाहिए। इसीलिए जब आप फिल्में देखने जाते हैं तो वहां पर क्लाइमेक्स को बहुत आप ध्यान में रखते हैं। चरम उत्कर्ष कहाँ पर आप अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और ताली बजाना शुरू कर देते हैं। यही क्या है? चरम उत्कर्ष है, क्लाइमेक्स है। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकते हैं। यानी कि जब कहानीकार अधिक प्रतिबद्ध हो जाए किसी विचारधारा को लेकर, किसी पात्र को लेकर, किसी घटना को लेकर, तो हो सकता है कि वो तब कहानी नहीं लिख रहा हो, भाषण लिख रहा हो। ठीक है? भाषण में भी थोड़ी-थोड़ी स्टोरी का उसमें पुट आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन भाषण अलग होता है और कहानी अलग होती है। कहानी क्या होती है? जिसकी चर्चा पूरा हमने ऊपर बता दिया कि कहानी में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के प्रति प्रेरित करे, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने। कई बार जब आप कहानी पढ़ते हैं तो कहानीकार पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि आप आखिर तक सोचते रहिए कि आखिरकार आगे हुआ क्या। अगर वो निष्कर्ष भी दे देगा तो फिर उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि कहानी लिखने की कला सबसे अच्छी क्या हो सकती है? कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएँ। ये तो बहुत कठिन बात कही जा रही है क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ने के नाम पर खुजली होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि कहानी लिखने की कला का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएँ। वर्तमान समय में हम लोग परीक्षाओं में तथ्यात्मक चीज़ों को याद कर लेते हैं और कहानी चाहते हैं कि न पढ़ें, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें दी गई हों। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप अच्छी कहानी लिख भी सकते हैं और पढ़ें ही ना केवल उसका विश्लेषण भी करें। मतलब अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएँ और उनका विश्लेषण किया जाए। कहानी लेखन सिखाने की प्रक्रिया में यही सबसे अधिक कारगर माध्यम होगा। अगर आप कहानीकार बनना चाहते हैं, केबीएस पीजीटी में सेलेक्ट होने के बाद आपको लगता है कि आपकी जो कहानी लिखने की क्षमता थी, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नौकरी करते हुए अच्छी कहानियों को पढ़ें, उनका विश्लेषण करें और फिर खुद कहानी लिखें। अगर संक्षेप में हम बात करें, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छी कहानियों को पढ़ा जाए। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देश, देश काल, वातावरण और स्थान को ध्यान में रखना है। लेखक पात्रों के बारे में खुद न बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से उनको सशक्त बनाए। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार एनसीईआरटी के एक-एक वाक्यों को उठाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है और अगर हम इसको गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, मैं चाहता तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर तुरंत आ जाता, लेकिन मुझे लगा कि पहले हम सब्जेक्टिव तौर पर थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ें और एक-एक चीज़ को समझ जाएँ, ताकि जब हम क्वेश्चन लेकर आएँ, तो आपको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। आप हँसते-हँसते उसको बिना तनाव के सॉल्व कर पाएँ। यही मेरी कोशिश रहती है, इसीलिए मैं पहले सब्जेक्टिव पर बात करता हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और चिंता करने की बात नहीं है।
आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और सिलेबस भी एग्जाम के पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? और ऐसा पूरा होगा कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।